जिन देशों की अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुई है या फिर जिनको अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के बारे में सूचित नहीं किया गया है, उन पर 15 से 20% का टैरिफ लागू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनके साथ अभी अमेरिका की डील नहीं हुई है और ना ही अमेरिका ने भारत को टैरिफ के बारे में कोई सूचना दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। उधर अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ की भी घोषणा कर दी है। सर, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वार्ता को लेकर के अब नया अपडेट क्या है? कोई अपडेट है भी या नहीं अभी? भारतीय टीम वहां गई हुई है, वाशिंगटन दोबारा गई हुई, और शायद एक ये आखिरी दौर की वार्ता है जिसमें कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। लेकिन जैसे हम पिछले पहले कह रहे थे कि भारत को अगर मैं मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप जिनके साथ डील नहीं होती उन पर 15 से 20% टैरिफ लगाएंगे, जैसा उन्होंने आज सुबह कहा कनाडा पर टैरिफ की घोषणा करते हुए, ऐसी भी स्थिति में भारत पर और भी कई टैरिफ है। अब इस 15 से 20% में 50% का टैरिफ जो कॉपर पे लगाया गया वो शामिल होगा कि नहीं होगा। भारत में से कॉपर का निर्यात बड़ा है, भारत का करीब 17% कॉपर एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है। फार्मास्यूटिकल पर अगर स्पेशल टैरिफ आते हैं तो इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे। 10% की जो ब्रिक्स टैरिफ की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार, वो इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा। और ये कच्चे तेल का जो 500% का टैरिफ है शामिल होगा कि नहीं होगा। तो भारत के साथ अमेरिका की बातचीत का पूरा एजेंडा विपुल जी इतना बुरी तरह उलझ गया है। ऐसी दो टूक बातचीत नहीं जो वियतनाम के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ हो रही हो, क्योंकि कई सारे ऐसे आयाम आ गए हैं जिसमें भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, और इसलिए ये ट्रेड डील आसान नहीं दिखती है, किसी भी मिनी डील भी आसान नहीं दिखती। ये इसकी बड़ी वजह है। कनाडा को लेकर ट्रंप बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने संबंध सुधारने और बिगाड़ने के बीच में अब सीधे सीधे 35% का टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड कनाडा पर उसका ऐलान कर दिया है। जी सर, ट्रंप ने कहा है कि गैर डील वाले जितने भी देश होंगे उन पर 15 से 20% टैरिफ की बात उन्होंने कही है। अब सवाल ये उठता है कि अब अमेरिका के अंदर टैरिफ की मोटी मोटी तस्वीर कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी तक जितने टैरिफ आए हैं उसे अगर हम एक बड़े चार्ट पर देखने की कोशिश करें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग भूगोलों में, तो आपको बेहद अनोखा और बेहद उलझा हुआ सा परिदृश्य दिखाई देगा। ये चार्ट आपके सामने देखिए और ध्यान से देखिए रुककर कि ट्रंप का टैरिफ कहां कितना है। उत्तरी अमेरिका के देशों में कनाडा, मैक्सिको और यूएसएमसीए के जो साझेदार हैं 35% कनाडा पर है और 20 से 25% मैक्सिको पर है। ऊर्जा, उर्वरक और जो एक डील है यूएसएमसीए की उसे बाहर रखा गया है। एशिया में देखिए 20 से 40% तक के टैरिफ मूव कर रहे हैं। एक ही ज्योग्राफी में एक जैसे उत्पाद बनाने वाले देशों पर भी ट्रंप ने अलग अलग टैरिफ लगाए हैं। वियतनाम 20% है और पिछला टैरिफ 40% था, जहां से घटाकर 20% किया गया है। जापान, दक्षिणी कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और इन पर 20 से 40% के टैरिफ हैं। पूरा डब्ल्यूटीओ का जो बनाया हुआ टैरिफ का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ध्वस्त होकर उसका वो चिथड़ा हो गया, जिसमें कि टैरिफ बराबर होने चाहिए, देशों के बीच में सही प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ये सब बुनियादी सिद्धांत थे ग्लोबल ओपन ट्रेड के, मल्टीलैटरल ट्रेड के। यूरोप में देखिए ईयू, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे 20 से 25% का टैरिफ है। यूके पर 20% टैरिफ लगाया गया क्योंकि वहां संधि हो गई है। अफ्रीका पर 25 से 40% है। साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, इराक, ट्यूनीशिया, इसमें अफ्रीका और मध्य पूर्व को मिला लीजिए 25 से 40% का टैरिफ है। ब्रिक्स पर दक्षिण अफ्रीका पे 40% है, ब्रिक्स का 10% मिला लिया जाए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका पर अगर 10% का ब्रिक्स का स्पेशल टैरिफ लगाया तो भारत पे भी लग सकता है। दक्षिण अमेरिका में 25 से 50% तक का टैरिफ है। अब आप इस तस्वीर को देखने के बाद ये समझना मुश्किल है दुनिया में किसी भी सप्लायर के लिए, किसी भी बायर और ट्रेडर के लिए, कि किस देश से वो सामान खरीदेगा और क्या वहां के निर्यातक अपनी योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनके पड़ोस का देश वही सामान बेचने वाला कम टैरिफ ले रहा हो, अमेरिका के बाजार में पहुंचने पर उसे एक एडवांटेज मिल रहा हो, जबकि ट्रंप ने किसी दूसरे देश पर भारी टैरिफ लगा दिए हो। तो यह तस्वीर है टैरिफ की जो बेहद उलझी हुई हमारे सामने दिखाई देती है। बड़ी उलझी हुई है, बड़ी असमंजस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये आता है कि 9 जुलाई तो सर पार हो गई, कौन सी डील हुई है, कौन सी डील हो सकती है, कौन सी नहीं होगी? क्या कुछ तस्वीरें बनती हुई दिखाई दे रही हैं आपके आंखों के सामने? इसे भी विपुल जी देख लेते हैं डेटा पॉइंट में कि कौन सी डील हुई है, कौन सी जोखिम में और किन के होने की संभावना नगण्य दिखाई दे रही है। जो ट्रेड डील हुई है और अभी तक उसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ ट्रेड डील हुई है, डील हो चुकी है। 30 जून को एक डील फाइनल हुई थी जिसमें एयर व स्पेस पर कम टैरिफ था। अमेरिकी कृषि उत्पादों को यूनाइटेड किंगडम में जाने की इजाजत दी गई थी। और दूसरी डील हुई है वियतनाम के साथ, 20% टैरिफ है, 40% का टैरिफ है ट्रांसशिपमेंट के ऊपर। वियतनाम के लिए वियतनाम ने अमेरिका से
पोर्क और पोल्ट्री का आयात बढ़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण डील है। इसी डील ने पूरे एशिया का और का संतुलन बदल दिया है। चीन के साथ एक डील है बेहद लिमिटेड, केवल और केवल रेयर अर्थ के लिए है, इसके अलावा किसी पे नहीं है। इसी की रोशनी में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ कम किए थे। फिलीपींस के साथ बातचीत जारी है, करीब है 20% टैरिफ है, 17% से बढ़ाकर किया गया है। यूरोपीय संघ के साथ अभी बातचीत चल रही है, जो हो सकता है डील अगले 15 दिनों में हो जाए, क्योंकि 30 WTO के नियमों के तहत यूरोपीय संघ इसके अलावा फिर 30% जवाबी शुल्क लगाएगा। भारतीय टीम वार्ता के लिए वहां पहुंची हुई है। जो जोखिम वाले मुल्क हैं जिनकी लिस्ट हमको दिख रही है, भारत वाली डील अभी जोखिम की स्थिति में है। विपुल जी, भारत के साथ डील होगी कि नहीं होगी, इसकी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। अमेरिकी स्टील, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ है, भारत WTO में चला गया। अभी हमने विस्तार से आपको बताया कि रूस का 500% टैरिफ, ब्रिक्स का टैरिफ, कॉपर का टैरिफ, फार्मास्यूटिकल का टैरिफ, ये और भी आ रहे हैं। इनको कैसे एक डील के भीतर शामिल किया जाएगा, और क्या वो 20% की भी अगर भारत पर ट्रंप ड्यूटी लगाते हैं तो ये ड्यूटीज कहाँ कैसे एडजस्ट होंगी, ये देखना होगा। थाईलैंड के साथ बातचीत हो सकती है, जोखिम में डील है, लेकिन अभी संभावना बनती दिख रही। 36% की टैरिफ है, बातचीत काफ़ी धीमी है, थाईलैंड स्लो बात कर रहा है। कनाडा के साथ स्थिति, बातचीत रुक गई है होते होते। 1 अगस्त से 35% टैरिफ लगा दिए गए, लेकिन हो सकता है कनाडा की तरफ से बातचीत का एक रास्ता और खोला जाए। डील की संभावना जहां नहीं दिखाई दे रही है, जहां पर संभावना बनती कम दिखाई दे रही है, उसमें म्यांमार और लाओस हैं, कोई रियायत नहीं है। बोस्निया हर्जेगोविना है, कोई सक्रिय बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। कनाडा के साथ ब्राज़ील के साथ स्थिति थोड़ी विकट दिख रही है। ब्राज़ील के साथ अब विवाद शुरू हो गया है, बल्कि राष्ट्रपति लूला ने रिटेलिटरी या जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसमें तांबा, तेल और कृषि उत्पाद, खासतौर पर जो ब्राजील से अमेरिका में आते थे, उनके व्यापार पर असर पड़ने की संभावना है। रूस किसी डील की चर्चाओं का हिस्सा नहीं है। तो ये है तस्वीर आज इस सप्ताह के अंत में दुनिया भर में टैरिफ की, जो हमारे पास उपलब्ध है। सर, वीकेंड में बहुत सारी हो सकता है अपडेट आए ना आए, लेकिन आपको क्या लग रहा है? जैसे आज हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे थे, रचित खंडेलवाल जी हमारे मेहमान थे, वो कह रहे हैं 29 तारीख तक भी कोई मिनी डील भी नहीं होगी। तो इस तरह की भी बातें निकल के आ रही, लोगों के बीच अपने अपने विचार हैं। आपको लग रहा है कि मतलब ये अभी भी क्या डील को लेकर के भारत के साथ मामला पेच फंस सकता है क्या? अब विपुल जी, जो संकेत हमारे पास है उसमें भारतीय पक्ष में डील को लेकर उम्मीदें बराबर हैं। बहुत उम्मीद नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आसपास इतने सारे टैरिफ के स्लैब्स खड़े कर दिए हैं कि कौन कौन से स्लैब्स पर होगा। हमें बात कर रहे हैं कि 26% का जो टैरिफ लगाया गया था वो 1 अगस्त से आ जाएगा, उसे वापस कर लिया जाए। हमें मान लें कि 20% का जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज घोषित किया कि जिनके साथ कोई डील नहीं की उन पर 20% का टैरिफ लगा दिया गया। भारत इससे खुश है, हो सकता है कि उसे 20% का टैरिफ मिल रहा है, वियतनाम को भी 20% का टैरिफ मिला, चलिए ठीक है, बाजार में बराबरी रहेगी। लेकिन फिर कॉपर का क्या होगा, फार्मास्यूटिकल का क्या होगा, ब्रिक्स का क्या होगा, ऑयल के टैरिफ का क्या होगा? इसलिए यह मामला उलझ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आज के बयान से आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको भी लग रहा है कि अभी बात बनेगी नहीं। जिनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, बाकी सबको 15 से 20% में निपटा दिया जाए। वार्ता तो चल रही है, लेकिन बहुत थके बुझे मन से चल रही है। डील होने की संभावनाओं और ना संभावनाओं के बीच बराबर का औसत है, जो हमें ट्रंप के आने के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा के बाद जो दिखा था कि नहीं अब तो बड़ी डील होगी और भारत और अमेरिका के बीच, वो यहाँ पहुँचते यहाँ तक आ गई है कि संभावनाएं काफ़ी कमज़ोर सी बनती दिख रही हैं। लेकिन अब फिर वाशिंगटन में सोमवार को भारतीय टीम मौजूद होगी और वो क्या निकाल कर लाती है, इस पर हमारी निगाहें होंगी। चलिए, निगाहें हैं, और जैसे कुछ अपडेट होगा हम आपको आपके सामने लेकर के आएंगे। अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले ये समझने की कोशिश पहले कर लेते हैं कि अर्थम में इस बार के लिए विशेष क्या रहने वाला है। सर, क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार अर्थम में? इस बार के अर्थम में हम आपको दुनिया का जो बदलता हुआ शिक्षा बाजार है उसमें ले चलेंगे। अमेरिका विदेशी छात्रों को बाहर निकाल रहा है। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया के देशों के छात्रों के लिए, जो वहाँ पढ़ाई को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन है, उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। चाइना और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े निर्यातक हैं छात्रों के, जो अमेरिका जाते थे। पिछले 5-6 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमिग्रेशन की नीतियाँ, शिक्षा की नीतियों में जो बदलाव हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया का ग्लोबल मार्केट तितर बितर हो गया है। तो अब शिक्षा के अगले केंद्र कहाँ होंगे?
कौन से ऐसे देश हैं जहां पढ़ने के लिए लोग जाएंगे? अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस देश का वीज़ा आपको सोचना चाहिए जहां पढ़ने के लिए जा सकते हैं आप? और इसके साथ अमेरिका की जो शिक्षा सिस्टम की साख है, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, उस पर क्या असर होगा और कैसे दुनिया में एक नए किस्म का डिसेंट्रलाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम आने वाले कुछ समय में तैयार होगा और उसमें कुछ नए देश इसकी अगुवाई कर रहे होंगे। हम विस्तार से आपको ले चलेंगे ग्लोबल शिक्षा के बाजार में और बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कौन से नए केंद्र हैं जहां अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जाने का मौका मिलेगा या वहां उन्हें जाना उनके लिए मजबूरी होगा। एक थे सीनेटर फुलब्राइट, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में फैले अमेरिकी सैन्य साजो सामान को बेचकर स्कॉलरशिप का एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और आकर्षण बना दिया। लेकिन अब अमेरिका का इतिहास खुद को दोहरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रवास नीतियों के बाद पूरी दुनिया के शिक्षा बाजार में बड़ी उथल पुथल मची है। अमेरिका जो भारतीय छात्रों का नूरे नज़र था, सबसे ज़्यादा छात्र भारत से अमेरिका में पढ़ने जाते थे, वो अचानक विदेशी छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। तो फिर पढ़ाई के नए मौके कहाँ मिलेंगे? कौन से हैं वो उभरते हुए शिक्षा के केंद्र, नए देश और नए विश्वविद्यालय जहाँ पर भविष्य की शिक्षा मिलेगी? शिक्षा के बाजार में इस उथल पुथल का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग पर क्या होगा? अगर आप भविष्य में पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं विदेश में जाने के लिए, तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? इस बार के अर्थ में हम बात करेंगे ग्लोबल एजुकेशन मार्केट में इतिहास के सबसे बड़े फेरबदल की, जो 1960 के बाद हमें दिखाई दे रहा है, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के शिक्षा बाजार में क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की प्रवास नीतियों का सबसे ज़्यादा असर जिन 4 देशों पर पड़ा है उनमें भारत भी है। भारत के लिए क्या विकल्प है?